गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर प्रारंभ करते हैं। स्थापत्य वेद पत्राचार पाठ्यक्रम का आज 13वां पाठ स्थपति लक्षण का वर्णन चल रहा है और एक कुशल स्थपति को किन किन शास्त्रों का विधाओं का ज्ञान होना चाहिए इसे देख रहे हैं। और अभी हम पिछली इकाई में देख चुके हैं कि एक कुशल स्थपति को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे आज की इकाई में कि एक स्थपति को गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं स्थापत्य वेद स्थापना से संबंधित जितना भी ज्ञान है वो स्थापत्य वेद के अंतर्गत आता है। स्थापना यानी निर्माण और चेतना की स्थापना। तो जब भी हम कोई निर्माण कार्य को करते हैं, चाहे घर बनाना हो, ऑफिस बनाना हो, फैक्ट्री बनाना हो, इंडस्ट्री बनाना हो, कोई कमरे का निर्माण करना हो या कोई अलमीरा है, रैक है, टेबल है, कुर्सी है, दरवाज़ा है, खिड़की है, कुछ भी बनाना हो तो हमें गणित का ज्ञान आवश्यक है। अब एक प्लॉट है 40 फीट बाय 60 फीट का, तो कितना एरिया हुआ, कितना क्षेत्रफल हुआ, इसका ज्ञान आवश्यक है। उसमें कितना एमओएस छोड़ना, चारों तरफ मार्जिनल ओपन स्पेस, उस प्लॉट में जो हम निर्माण करेंगे उस निर्माण के चारों ओर कितनी खाली जगह छोड़ना, कितने क्षेत्रफल पर निर्माण करना, उस निर्माण में कितनी लागत आएगी, कितना खर्च आएगा, कितना सरिया लगेगा, कितनी गिट्टी लगेगी, कितनी ईंट लगेगी, कितनी उस निर्माण कार्य में रेत लगेगी, सीमेंट लगेगी, इसका ज्ञान आवश्यक है। अब जैसे एक चौखट है ना, डोर फ्रेम बनवाना है। अब डोर फ्रेम का कोई डायमेंशन है, मान लो 7 फीट ऊंची, 4 इंच चौड़ी, 2.5 इंच मोटी, है ना, ये लकड़ी का साइज है डोर फ्रेम का। 7 फीट बाय 3 फीट का एक दरवाज़ा बनाना है, उसमें जो लकड़ियाँ लगेंगी 4.5 जिसको बोलते हैं, 4 इंच बाय 2.5 इंच की, 4 इंच गुणित 2.5 इंच की, 7 फीट लंबी 2 लकड़ी और एक 3 फीट लंबी एक लकड़ी। अब ये गणित की गणना ना आए तो इसमें कितनी लकड़ी लगी, कितने घन फीट, प्रति घन फीट क्या रेट है, तो एक डोर फ्रेम में कितनी लकड़ी लगी, इसके लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। इसी प्रकार एक पल्ले में, दरवाजे में कितनी लकड़ी लगी तो पूरे घर में कितनी लकड़ी लगेगी। अब ये गणित का ज्ञान ना हो, गुणा भाग ना आता हो, घनफीट निकालना ना आता हो तो कैसे करेंगे। एक दीवार की जुड़ाई करना है ना, एक कमरे में मान लो चारों तरफ दीवार बनाना है। अब 1 स्क्वायर फीट में कितनी ईंट लगेगी, माना कि ईंट का साइज 8 इंच लंबी, 4 इंच चौड़ी, 4 इंच ऊंची, ये ईंट के डायमेंशन है। तो 1 वर्ग फीट में 1 फीट लंबा, 1 फीट चौड़ा, तो 1 × 1 दैट इज 1 स्क्वायर फीट। अब उसमें कितनी ब्रिक लगी, तो 3 ब्रिक और एक खड़ी ब्रिक और एक आधी ब्रिक, 4.5 ईंट लगी। तो 10 फीट लंबी और 10 फीट ऊंची दीवार बनाना है तो 450 ईंट लगेगी।
अब इसमें जो मोटार वगैरह जो जिसको मसाला कहते हैं, माल कहते हैं, वो हम लगाएंगे जितना एरिया में उतनी ईंटों की संख्या कम होगी। और जब हम ईंट को 2 पीस में 2 भागों में विभाजित करेंगे तो कुछ ईंट टूट फूट में भी जाएगी। तो इस प्रकार से एक दीवार में 10 फीट बाय 10 फीट की 450 ईंट लगेगी। अब ये गणित का ज्ञान है। जिस दीवार पर खिड़की आएगी, दरवाज़ा आएगा, रोशनदान आएगा, उस दीवार पर खिड़की, दरवाज़ा और रोशनदान की जगह अब ईंट तो लगेगी नहीं, तो उतनी ईंट की संख्या घट जाएगी। तो इस प्रकार से हम ईंटों की संख्या निकाल सकते हैं। तो ये सारी कैलकुलेशन के लिए कि कितना सरिया लगेगा, कितनी लकड़ी लगेगी, कितनी ईंट लगेगी, गणित का ज्ञान आवश्यक है। इसको कहते हैं अंक गणित, सारी कैलकुलेशन से रिलेटेड है। फिर ज्योमेट्री, रेखा गणित, इसका ज्ञान आवश्यक है। ड्राइंग बनाना है, देना है, समझना है, इंटरप्रिटेट करना है। अब कोई नक्शा बनाओगे तो अनुपातिक रूप से ही बनेगा ना। जैसे कोई गाय का चित्र बनाना है, अब उसका मुंह बहुत लंबा कर दो, पैर छोटे कर दो, पेट का भाग कुछ कर दो, तो क्या होगा? वो गाय गाय नहीं दिखेगी, कुछ और दिखेगा। तो जितनी भी ड्राइंग्स बनती हैं वो कैसी बनती है? अनुपात में बनती। 40 फीट बाय 60 फीट का प्लॉट है, अब उतनी बड़ी तो कोई ड्राइंग शीट पे उसको बनाते नहीं है। ड्राइंग शीट का तो जो डायमेंशन है 2 फीट 3 फीट बाय कुछ 2-3 फीट का, अब उसी में आपको वो 40 फीट 60 फीट सब बताना है। तो क्या करते हैं? अनुपात लेते हैं, स्केल लेते हैं कि 1 इंच बराबर 1 फीट। तो क्या हुआ? अब 40 फीट बनाना है तो 40 इंच लगेंगे, 3.25 फीट के आसपास। तो स्केल छोटी करी, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट। तो जो आपको 40 फीट और 60 फीट बनाना है, 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर हो गए, तो ड्राइंग शीट पे रिप्रेजेंट करा। तो ये रेखा गणित का ज्ञान आवश्यक है। यज्ञ वेदी का निर्माण करते हैं तो यज्ञ वेदी के कई आकार हैं। चतुरस्र चौकोर है, वर्तुल गोल है, योनि के आकार की है, त्रिकोण के आकार की है, पद्म के आकार की है, अष्टकोण है, षटकोण है। तो रेखा गणित का ज्ञान आवश्यक है। फिर मंदिरों में शिखर बनाना है, अलग अलग एलिमेंट्स बनाना है। तो जितना भी ड्राइंग से रिलेटेड वर्क है, जितना भी रेखा गणित का कार्य है, इन सब के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। तो कैलकुलेशन के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, एस्टिमेटिंग के लिए, एस्टिमेशन के लिए ये गणित का ज्ञान आवश्यक है। तो एक कुशल स्थपति को ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ गणित का ज्ञान भी आवश्यक है। स्पष्ट हो रहा है? जितना भी मंदिर निर्माण करेंगे, अब उसमें शिवलिंग बनाना है तो कैसे उस शिलाखंड को पहले चौकोर बनाते हैं, फिर अष्टकोण का बनाते हैं, फिर धीरे धीरे और उसको 16 कोण, फिर 32 कोण, फिर 64 कोण, शिवलिंग को ऊपरी भाग को, उसमें नीचे ब्रह्मा भाग होता है जो स्क्वायर होता है, उस शिवलिंग में बीच में जो भाग होता है वो अष्टकोण होता है, उसको विष्णु भाग कहते हैं। और ऊपर का भाग जो अपने को दिखाई देता है उसे शिव भाग कहते हैं, वो गोल होता है। फिर उसके ऊपरी जो हिस्सा होता है शिवलिंग का, उसको कैसे छत्राकार बनाना, सेमी सर्कुलर बनाना, उसके विधान हैं। तो ये जितना भी ड्राइंग से रिलेटेड वर्क है, रेखा गणित से रिलेटेड वर्क है, उसका भी पूरा पूरा ज्ञान एक कुशल स्थपति को होना चाहिए। तो अभी तक अपन ने आज की इकाई में क्या समझा कि एक स्थपति को रेखा गणित, बीज गणित और अंक गणित, सभी प्रकार के गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब आ गई। क्लियर हो रहा है? तो ये गणित की ब्रांचेस हुई। इसी को जब और गहराई में जाते हैं और विस्तार में जाते हैं तो किसी भी प्लॉट पर, चाहे वो किसी व्यक्ति विशेष का प्लॉट हो
या कोई कॉलोनी बनाना हो, कोई नगर बनाना हो, किसी ग्राम का विन्यास करना हो, ग्राम बनाना हो, टाउन प्लानिंग करना हो, मंदिर का निर्माण करना हो, तो किसी भी भूखंड पर जब निर्माण कार्य को आरंभ करते हैं तो क्या करते हैं? पद विन्यास करते हैं। उस प्लॉट को डिफरेंट सेगमेंट्स में, सेल में, ग्रिड में डिवाइड करते हैं, विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। उसको कहते हैं वास्तु पद विन्यास। तो वास्तु पद विन्यास में क्या करते हैं? किसी प्लॉट को 64 भागों में या 81 भागों में 8 बाय 8 की ग्रिड या 9 बाय 9 की ग्रिड, ऐसे 64 या 81 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो विभाजित करते हैं, फिर सेल बनाते हैं। तो कौन सा पद, कौन सी ग्रिड कहाँ आएगी, कितने बड़े बड़े वो खाने कहो, भाग कहो या पद होंगे, इसके लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। मान लो कि स्क्वायर प्लॉट है तो 10 कैसे खड़ी रेखाएं खींचना, उन रेखाओं को शिरा या रज्जु भी कहते हैं। उसके कुछ डायमेंशंस होते हैं। आगे चल के पद विन्यास में अपन देखेंगे कि वो पद का 12वां भाग वो शिरा का या रज्जु का डायमेंशन होता है, उसको अपन आगे समझेंगे। अभी ये समझ लो कि ये गणित से संबंधित है कि किसी भी भूखंड को 64 भागों में या 81 बराबर भागों में जब विभाजित करते हैं उसे पद विन्यास कहते हैं, और इसके लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। प्लॉट पर जो संवेदनशील बिंदु हैं जिसको मर्म स्थान कहते हैं, ये भी गणित से संबंधित है कि कितना बड़ा वो प्लॉट में मर्म स्थान होगा, भूखंड में मर्म स्थान होगा। वो मर्म स्थान का जो डायमेंशन है, साइज है, वो जैसे जैसे प्लॉट बढ़ता जाता है उसका आकार भी बढ़ता जाता है। इसके लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। फिर आयादी आता है वास्तु में, जब अपन आगे पढ़ते हैं तो, कि किसी व्यक्ति के लिए जब हम निर्माण कार्य करते हैं तो उसके शरीर के अनुपात में, अंगुल के, हस्त के सारे डायमेंशंस होते हैं। प्लॉट कितना बड़ा हो, कमरा कितना बड़ा हो, फर्नीचर के क्या डायमेंशंस हों, द्वार का क्या मान हो, जितनी भी चीज़ें प्रयुक्त होंगी, पलंग का मान, द्वार का मान, खिड़की का मान, कमरे का मान यानी डायमेंशंस, वो उस व्यक्ति के शरीर के अनुपात में होता है। उसको अंगुल कहते हैं। जो यूनिट मेज़र करते हैं, जैसे आप इंच में आजकल काम करते हैं, सेंटीमीटर्स में काम करते हैं, वास्तु में जिस इकाई का प्रयोग करते हैं वह अंगुल और हस्त होती है। कि कमरे का मान कितने अंगुल है, कितने हस्त है, ऐसा कहते हैं। तो अब वो अनुपात में बनाएंगे, उसमें कुछ गणित के सूत्र लगाते हैं। लंबाई में चौड़ाई का गुणा करो, फिर उसको 8 से भाग दो, फिर उसमें शेषफल जो है वो विषम आना चाहिए। तो अब ये गणित से संबंधित है ना। फिर मान लो विषम नहीं आ रहा है तो कैसे हम डायमेंशंस को चेंज करें, लंबाई और चौड़ाई कैसे कम ज़्यादा करें कि वो शेषफल विषम आए। हम आगे आयादी को देखेंगे विस्तार से। अभी तो यहाँ गणित का महत्व बता रहे हैं कि ये सारा कैलकुलेशन से रिलेटेड है, कैलकुलेशन से संबंधित है। तो एक कुशल स्थपति बनने के लिए, एक अच्छे वास्तुशास्त्री बनने के लिए गणित का ज्ञान आवश्यक है। तो क्या क्या समझा इसमें? अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री, इसका ज्ञान आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? उसमें लागत निकालना है, मूल्य निकालना है, एस्टिमेशन करना है, कितना खर्च आएगा, फिर ड्राइंग बनाना है, उसको देखना है, पद विन्यास करना है, आयादी के सूत्र को अप्लाई करना है, यज्ञ वेदी का निर्माण करना है, शिखर का निर्माण करना है, मूर्ति बनाना है ना। इंटीरियर ड्राइंग में, इंटीरियर डेकोरेशन में कैसी ड्राइंग्स, कैसी पेंटिंग्स यूज़ करेंगे, उसके लिए रेखा गणित का ज्ञान आवश्यक है। शिल्प के लिए, चित्र के लिए रेखा गणित का ज्ञान आवश्यक है, ड्राइंग का ज्ञान आवश्यक है। तो एक कुशल स्थपति को गणित का, ड्राइंग का, पिछली इकाई में हम देख चुके हैं ज्योतिष का, इनका ज्ञान अत्यंत आवश्यक है।
क्लियर हो रहा है? गणित को और ज्योतिष को देखने के उपरांत अब हम देखेंगे कि एक कुशल स्थपति को जियोलॉजी यानी भूगर्भ शास्त्र, इसका ज्ञान भी आवश्यक है। किसी भी स्थान पर जब अपन निर्माण कार्य आरंभ करते हैं उसके पहले भूमि का चयन करते हैं, ये रहने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो ये जो भूमि है, ये जो मिट्टी है, ये अपने गुणों को वनस्पति के माध्यम से अभिव्यक्त करती है, एक्सप्रेस करती है, बताती है कि किस जगह किस प्रकार की भूमि है। सारी वनस्पतियां सब जगह तो नहीं उगती, कहीं खजूर बहुत है, कहीं कोई पेड़ अधिक है, कहीं कटीली झाड़ियां हैं, कहीं छोटे छोटे पौधे हैं, कहीं श्रब्स है, कहीं हर्ब्स है, कहीं बहुत ऊंचे वृक्ष हैं। तो जिस स्थान का जैसा जलवायु है, जैसी मिट्टी है, उस प्रकार वहाँ वनस्पति की ग्रोथ होती है, वहाँ उस प्रकार की वनस्पति स्वाभाविक रूप से पाई जाती है। अब उस वनस्पति में भी यदि मान लो कुछ एबनॉर्मलिटी हो, कुछ अस्वाभाविकता हो, जैसे किसी स्थान पर गए, वहाँ अलग अलग प्रकार के मान लो पेड़ हैं, वनस्पति है, और उन सब में मान लो कोई विशेषता पाई गई कि वहाँ की जो वनस्पति है जितनी भी अलग अलग, वो सबकी पत्तियाँ में या तो छेद हो गए या पत्तियाँ कुछ एबनॉर्मल है, अस्वाभाविक है, लंबी है, छोटी है। तो अब कोई कीड़ा या कोई चीज़ मान लो लगी किसी विशेष वनस्पति में, तो वो तो उसमें रोग हो सकता है। लेकिन जब अस्वाभाविकता सभी प्रकार की वनस्पति में हो, तो फिर ये भूमि के अंदर कोई ऐसे एलिमेंट हैं, कोई ऐसे तत्व हैं जिनमें से ऐसा विकिरण निकलता है जो वनस्पति को प्रभावित करता है। अभी कहीं आप जाओगे तो कहीं ऐसा देखने में आएगा कि कोई पर्टिकुलर डिसीज है, रोग है, वो उस एरिया में पाया जाता है। अब कहीं कोई ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो ज़मीन के अंदर, और उस एरिया में जो ज़्यादा लोग जो भी निवास करते हैं, रहते हैं, उनके शरीर में कुछ बालों की कमी होना या स्किन डिसीज़ होना या कोई विशेष रोग पाया जाना, तो जब सबके शरीर में इस प्रकार की विकृति हो, रोग हो, वनस्पतियों में कोई विकृति पाई जाए, तो क्या कहते हैं कि यहाँ की जो भूमि है उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, कुछ ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो कहेंगे वहाँ कॉलोनी मत बनाओ, वो निवास के लिए भूमि उपयुक्त नहीं है, उसको छोड़ दो। तो ये जियोलॉजी यानी पृथ्वी पर या किसी स्थान विशेष पर उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक वनस्पति उस स्थान की मिट्टी की, जलवायु की प्रॉपर्टीज या गुणों को अभिव्यक्त करती है। स्पष्ट हो रहा है? कठिन नहीं है। जहाँ जैसी वनस्पति पाई जाती है, तो कैसी वनस्पति पाई जाती है, जिस प्रकार की वहाँ मिट्टी की क्वालिटीज़ हैं, गुण हैं, वो हमें वनस्पति के माध्यम से पता लगता है। अभी इस भूगर्भ शास्त्र में हम ये देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जब भी कभी हम साइट सिलेक्शन करें, भूमि का चयन करें, तो हमारा ध्यान इस ओर भी होना चाहिए कि वह व्यक्ति निर्माण के या रहने के लिए उपयुक्त है या नहीं है। कैसे पता लगाएंगे? उस स्थान पर जो वनस्पति उग रही है, जो पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, है ना, जो झाड़ है, झाड़ियां हैं, वो कैसी हैं, उनके पत्ते कैसे हैं, उनमें फ्रूट कैसे लगते हैं, उसमें जो फल आते हैं, फूल आते हैं, वो स्वाभाविक हैं या अस्वाभाविक। इसके माध्यम से हमें पता चलता है। वास्तु में एक और टर्म आती है, उसको कहते हैं शल्य। शल्य यानी नकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ, नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स। तो जब कोई कॉलोनी में हम भूमि का चयन करते हैं, अभी हमने टाउन प्लानिंग के लिए भूमि के चयन की चर्चा की। अब मान लो कोई प्लॉट है, भूखंड है, और उस भूमि के अंदर कोई नकारात्मक ऊर्जा देने वाला यदि पदार्थ है तो उसे शल्य कहते हैं।
हड्डी है, कोयला है, राख है, भूसी है, ऐसे बहुत से पदार्थों का वर्णन वास्तुशास्त्र में मिलता है जो नकारात्मक ऊर्जा देते हैं। वो ज़मीन के अंदर है और उस पर निर्माण कार्य कर लिया, घर बना लिया, तो क्या होगा कि उस घर में जो व्यक्ति निवास करेगा उसको बाधाएं आएंगी। रोग है ना, धन हानि है, बीमारी है, भयानक स्वप्न है, ये सब होने की आशंका बनी रहती है। ये जो एक विश्वकर्म प्रकाश ग्रंथ है उसके 12वें अध्याय में ये सिम्टम्स दिए हैं, लक्षण बताए हैं कि किसी घर में शल्य हो तो सबसे पहले बुरे स्वप्न आते हैं, फिर धन हानि होती है, फिर रोग होता है और मृत्यु की आशंका बनती है। ये लक्षण दिए। अब ये शल्य जो है ज़मीन के अंदर यदि हो तो क्या वो अपना प्रभाव डालता है, इस पर भी चिंतन करें। तो इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, वैज्ञानिक उदाहरण। कैसे कि जैसे जो सैटेलाइट होते हैं, पृथ्वी से जो भी वैज्ञानिक लोग बना के सैटेलाइट छोड़ते हैं, उपग्रह, तो वो क्या करता है, उपग्रह वो पृथ्वी के किसी एरिया विशेष पे उसको फोकस करते हैं। फिर वहाँ कौन कौन से पदार्थ हैं ज़मीन के अंदर, लोहा कितना है, सोना कितना है, कोयला कितना है, उसकी प्योरिटी कितनी है, शुद्धता कितनी है, कैसे पता लगाते हैं? वो सैटेलाइट से पता लगाते हैं। तो पता चलता कैसे है कि भूमि के अंदर भूगर्भ में जो सोना है उसमें से कुछ वेव्स निकली, रेडिएशन निकला, वो पर्टिकुलर वेवलेंथ का है, उसको सैटेलाइट ने रिसीव किया, ग्रहण किया। फिर पृथ्वी पे वैज्ञानिकों ने उसके सिग्नल्स को इंटरप्रिटेट किया और बताया कि ये सोना है और उसकी इतनी इतनी प्योरिटी है और इतनी क्वांटिटी है। तो जब उस गोल्ड में से जो पृथ्वी के अंदर है कुछ किरणें निकली, रेज निकली और सैटेलाइट ने ग्रहण की, तभी तो पता चला। तो इसी प्रकार सोने में से निकलती है, कोयले में से निकलती है, लोहे में से वेव्स निकलती हैं वगैरह। तो ये जो नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स हैं पृथ्वी के अंदर, हड्डी, कोयला, राख, भूसी, जिसको शल्य कहा, उसमें से भी किरणें निकलती हैं। तो उनके बीच में जब व्यक्ति आ जाता है, उन किरणों के, पृथ्वी में से निकली, अब उस पर घर बना लिया और उसमें निवास करने लगे, तो वो जो किरणें निकली, हड्डी, कोयला, राख, भूसी, तो वो ह्यूमन बीइंग को प्रभावित करती हैं। तो कितनी गहराई तक की ये जो शल्य है ये इफेक्टिव है? तो कहा लगभग 7-8 फीट गहराई तक। इतने अंदर तक कोई शल्य या दोष नहीं होना चाहिए। तो अब इसके लिए जियोलॉजी का ज्ञान आवश्यक है। कहीं बहुत अधिक मैग्नेटिक फील्ड है, कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं पृथ्वी के अंदर जहाँ का मैग्नेटिक फील्ड वो गड़बड़ करते हैं। अब ये भी मानव शरीर है, इसमें भी लौह तत्व है, वो उससे प्रभावित होगा जहाँ मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह है, पर पर्टिकुलर इंटेंसिटी से जब वो ज़्यादा किसी स्थान विशेष पर हो तो जो ह्यूमन बीइंग है वो अफेक्टेड होगा, प्रभावित होगा। इसी प्रकार जो नेगेटिविटी रेडिएटिंग एलिमेंट्स हों, नकारात्मक ऊर्जा देने वाले पदार्थ हों, उनमें से कोई रेडिएशन निकलेगा, कुछ विकिरण निकलेगा, तो ह्यूमन बीइंग उससे अफेक्टेड होगा, रोग आदि से ग्रसित हो सकता है। नींद न आना, चिड़चिड़ापन होना, झुंझलाहट होना, ये सब इसके सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं। जिस स्थान पर भी व्यक्ति निवास करे उस स्थान पर शल्य दोष नहीं होना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है? तो ये जो शल्य का दोष है इसको भूमि से निकाल लेते हैं। उसको ज्ञात करने की विधियां हैं कि कैसे उस शल्य को ज्ञात करना, कैसे पता लगाना कि भूमि के अंदर कहाँ शल्य है। फिर उसको निकालते हैं, भूमि को शुद्ध करते हैं गौमूत्र से, गोबर से, उसके जल से, सर्व औषधि के जल से, सोने के जल से उस भूमि को सिंचन करते हैं, उस भूमि को सींचते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने क्या समझा, क्या देखा, क्या जाना? कि एक स्थपति को गणित का ज्ञान आवश्यक है और स्थपति को
भूगर्भ शास्त्र, शल्य ज्ञान, जियोलॉजी, इसका भी ज्ञान अत्यंत आवश्यक है कि भूमि के अंदर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा देने वाला पदार्थ हो तो उसको कैसे ढूंढना, कैसे निकालना, कैसे भूमि को सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित करना, इसके लिए शल्य ज्ञान कहो, भूगर्भ शास्त्र कहो, इसका ज्ञान आवश्यक है। और जो भूमि है उस पर जो वनस्पति स्वाभाविक रूप से उगती है उसके माध्यम से हमें उस स्थान की, उस मिट्टी की, उस जलवायु के गुणों का पता चलता है। स्पष्ट हो रहा है? आगे की इकाई में अपन इसी विषय को, स्थपति लक्षण, एक स्थापत्य वेद में कुशल व्यक्ति को किन किन शास्त्रों का ज्ञान होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी तक अपन देख चुके हैं कि एक कुशल स्थपति को ज्योतिष, गणित, भूगर्भ शास्त्र, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। आज इतना ही कह के वाणी को विराम देंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति।